हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो हर सुबह की तरह आज सुबह भी मैंने आपको टॉपिक दे दिया था और अब तक आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने वो टेलीग्राम से टॉपिक देख के अब तक लिख लिया होगा, क्योंकि अगेन नहीं लिख रहे हो तो अपना ही नुकसान कर रहे हो और किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो। और ये नुकसान के चक्कर में आपका 2023 चला जाएगा। कंपटीशन देख लो कितना हाई हो चुका है। पेपर वन की कट ऑफ कितनी ऊपर जा रही है, पेपर टू की कट ऑफ कितनी ऊपर जा रही है। तो अपने आप को अगर कंपटीशन में लाना है, फाइनल मेरिट में लाना है, तो लिखते रहो, लिखना मत छोड़ो। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो कि अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो वही मैंने अपना रीसेंट कंटेक्स्ट से चालू किया। जो गवर्नमेंट है वो बहुत क्या बोलते हैं, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जा रही है। अगर ग्रीन इकोनॉमी में जाना है तो हमें ग्रीन मोबिलिटी में जाना पड़ेगा। ग्रीन मोबिलिटी मतलब जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको डिकार्बनाइज कर रहे हैं। और अगर ग्रीन मोबिलिटी के लिए जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने पड़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ताकि ग्रीन मोबिलिटी आ पाए। वही अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे तो पीछे से एमिशन कम होगा, गाड़ियों के कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी और ग्रीन मोबिलिटी इंश्योर हो जाएगी। और अभी रिसेंटली जो लिथियम डिपॉजिट्स मिले हैं जम्मू कश्मीर में, उसने जो डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको भी बूस्ट दिया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और प्रोमिनेंट हो गए, इनके प्रोस्पेक्ट्स और बढ़ गए फ्यूचर में आने के। तो अब हम देखते हैं, आइए बेनिफिट क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो सबसे पहला, इनकी जो रनिंग कॉस्ट है बहुत कम है कन्वेंशनल व्हीकल के हिसाब से। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेते हैं? बैटरी से, जो कि बहुत सस्ती पड़ती हैं पेट्रोल या डीजल से। दूसरा पॉइंट, एफिशिएंट ज़्यादा है। एक एस्टिमेट के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी वो एनर्जी लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, उसका 60% कन्वर्ट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल कार की, तो पेट्रोल डीजल से जो गाड़ियां होती हैं वो 17 से 21% यूटिलाइज कर पाते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। अब मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों कम है? क्योंकि उनके पास ज्यादा मूविंग कंपोनेंट्स नहीं है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कन्वेंशनल व्हीकल की तरह। एग्जांपल के तौर पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ना ही तो उनमें गियर होते हैं, ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल्स होते हैं। तो इस वजह से इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, टेल पाइप एमिशन जीरो है। कार्बन फुटप्रिंट बिल्कुल गायब कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो बैटरी पे चलती हैं भाई। तो वो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगी? तो जीरो टेल पाइप एमिशन है, जिसकी मदद से भारत जो है अपना जो टारगेट है उसका पॉल्यूशन फ्री होने का है, नेट जीरो बाय 2070 अचीव करने का, वो उसको पूरा कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो गया। फिर नॉइस पोल्यूशन आपने देखा होगा, जैसे ओला स्कूटर्स हो गए या कोई भी इलेक्ट्रिक कार हो गई, कितनी साइलेंट चलती है, कोई आवाज ही नहीं आती, क्योंकि मोटर ही नहीं है अंदर। मोटर मतलब इंजन, जो क्या बोलते हैं आपका कार्बोरेटर होता है वो नहीं है। अब वो नहीं है तो आवाज नहीं आ रही है, तो नॉइस पोल्यूशन कम हो रहा है। तो एक एडवांटेज ये हो गया। अच्छा, अब चैलेंजेस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप जाके देख लीजिए भारत में कितने चार्जिंग स्टेशन आपको देखेंगे। अपने शहर में बाहर निकलिए, मुश्किल से आप, मैं जैसे बता रहा हूँ, दिल्ली की एक या दो चार्जिंग स्टेशन मुझे आज तक अपने लोकल एरिया में दिखते हैं, उसके अलावा तो नहीं दिखते। बल्कि अगर मैं होम टाउन चला जाऊं तो वहां तो भाई मतलब दिख जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत लैक कर रहा है, जिसकी वजह से इसके अडॉप्शन में दिक्कत आ रही है। दूसरा पॉइंट है रेंज एंजाइटी। रेंज एंजाइटी क्या है? अब देखिए, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का ओनर हूँ, मुझे जाना है दिल्ली से आगरा। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज है भाई 150 या 180 किलोमीटर। अब इतनी कम रेंज है, आगरा दिल्ली से है अराउंड 250 किलोमीटर, अज्यूम कर लो। तो मेरे अंदर एक रेंज एंजाइटी आ जाएगी कि भाई मैं आगरा तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, कि गाड़ी पहले ही बंद पड़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है नहीं कहीं रास्ते में, हाईवे में पेट्रोल स्टेशन की तरह। तो हो सकता है कि भाई मैं पहले ही खत्म हो जाऊं। तो रेंज एंजाइटी है लोगों में। तीसरा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। आपको पता हो कि भाई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इनिशियल कॉस्ट है वो कन्वेंशनल व्हीकल से ज्यादा है। उसका रीजन है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी लगती है ना, वो बाहर से आती है, वो इंपोर्ट होती है, भारत में नहीं बनती, क्योंकि भारत में लिथियम और जो उसमें कंपोनेंट्स लगते हैं उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, तो भारत इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आदमी, मान लो कोई एक आम आदमी खरीदने जा रहा है, वो तो यही देखेगा ना भाई, जेब में कम पैसे है, कौन सी चीज आ रही है। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है। तीसरा है वही जो मैंने बताया था, बैटरी टेक्नोलॉजी, कि भाई जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है और सप्लाई चेन है वो भारत में नहीं है। हम ज्यादातर बैटरीज, मोस्टली बैटरीज जो है इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना वगैरह से। तो जब इंडिजिनस हमारे पास बैटरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम लगा सके, जिसको यूज कर पाए, तो अडॉप्शन में ऑब्वियसली दिक्कत आएगी। अब हम बात करते हैं क्या क्या सॉल्यूशंस है। तो अगर एंजाइटी, रेंज एंजाइटी प्रॉब्लम को कम करना है, तो हमें क्या, दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो आप बैटरी एफिशिएंसी बढ़ा दीजिए, वो 180 किलोमीटर की जगह पूरे 250 किलोमीटर चलनी चाहिए। और चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ा दीजिए, ताकि अगर 180 किलोमीटर पे भी रुक गई तो वहां चार्जिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो बैटरी स्वैपिंग है, क्या बोलते हैं, उसके थ्रू भी हम रेंज एंजाइटी को झेल सकते हैं। मान लो बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी गाड़ी में दे रखी है, 180 किलोमीटर पे गाड़ी बंद कर गई, अभी उसे 250 किलोमीटर जाना है, तो क्या होगा? ओनर उतरेगा,
जो डिस्चार्ज बैटरी है उसको हटाएगा और नई बैटरी को लगा देगा, बैटरी क्या बोलते हैं स्वैप कर देगा। उसके बाद फिर से एक नई रेंज आ गई। तो बैटरी स्वैपिंग से क्या हुआ कि भाई उसकी जो रेंज एंजाइटी है वो खत्म हो रही है। तीसरा, हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के लिए देखो अभी क्या हो रहा है। अभी जो हम इलेक्ट्रिसिटी या कार, इसको चार पहिया मान लो, अभी जो हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? वो कोल से प्रोड्यूस हो रही है, कि भारत में 70% एनर्जी प्रोडक्शन कोल से होता है। तो इतना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा और इलेक्ट्रिसिटी महंगी भी पड़ रही है। इसकी जगह अगर हम अपने घरों में सोलर पैनल्स लगा लें जो कि डायरेक्ट सूरज से रोशनी लें और उसको यूज करें इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो हमें क्या 1 रुपया भी नहीं पड़ा, हमारी गाड़ी फ्री में चल रही है। कहते थे ना पानी, गाड़ी पानी पे चलेगी भविष्य में, तो वही बात सच हो जाएगी। आखिरी, गवर्नमेंट को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, ताकि नई नई फैक्ट्रीज लगे, उन फैक्ट्रीज में बैटरीज का प्रोडक्शन हो। प्लस माइनस करके होती है ना, ऐसी कुछ होती है ना बैटरी, तो इन बैटरीज का डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो। डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इनिशियल कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम आ जाएगी। तो ये हमने टॉपिक को पूरा 360 डिग्री कवर कर दिया है। और इसी के साथ साथ हर बार की तरह आपको अपने कंक्लूजन कमेंट सेक्शन में लिखने होंगे। मैं देखूंगा कि भाई आपके ओपिनियंस क्या बन रहे हैं पूरा टॉपिक समझने के बाद, ताकि एक टू वे इंटरेक्शन रहे। तो उसके बाद ये हमारी सारी बातें हो गई। अब सीरियस हो जाओ भाई पेपर 2 के लिए, नहीं तो फाइनल मेरिट में नाम नहीं आएगा। टॉपिक्स करा रहा हूँ उनको करते रहो, विजन आईएएस की मैगजीन उठाओ, और हो सके तो जनवरी से लेके जून तक पूरी पढ़ो, मतलब उसमें से सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ो। क्योंकि जनवरी से पहले तो मैं ही कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ जितने टॉपिक्स मुझसे हो पाए। जैसे कि मैंने कल वाला टॉपिक विजन आईएएस की मैगजीन से ही कराया था, टेररिज्म वाला। तो जनवरी से पहले जितने टॉपिक्स हैं मैं उनको कराने की कोशिश करूंगा। बाकी जनवरी के बाद के से जो जून तक के हैं उनको भी मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन अपनी तरफ से भी कोशिश करते रहो ताकि पेपर 2 में कोई कसर ना रहे। तो अपना 100% दो, सिलेक्शन जरूर होगा। मतलब इंसानों का ही होता है तो आपका क्यों नहीं होगा? तो बस अपना 100% देते रहो। पेपर 1 पे तो आप मेहनत कर ही रहे हो, पेपर 2 को भी थोड़ा बूस्टअप रखो, उसको नीचे मत जाने दो। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा और इसका कंक्लूजन क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर इन CAPFAC 2023। थैंक यू।